हाय एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि हमने एक एनडीए पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट करी थी जिसके अंदर हम क्वेश्चंस भी कर रहे थे पीवाईक्यू और साथ में रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को भी ब्रश कर रहे थे ना, ब्रश अप कर रहे थे। तो आज की वीडियो में हम फिजियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस करने की ट्राई करेंगे और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझेंगे। इससे पहले अगर आपने बाकी के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हो, आपका एक अच्छा रिविजन हो जाएगा लास्ट टाइम पे। और उसके बाद अगर आपको सेशन अच्छे लग रहे हैं, आपको सीरीज अच्छी लग रही है तो अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो चलो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, व्हाट वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो इसके लिए हम एक बार थोड़ा सा कोशिश करेंगे समझने का यहाँ पे। तो अगर बात करें हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, इसके अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहले इसके अंदर होती है हमारी दो ओवरीज। ठीक है, दो ओवरीज होती हैं जिसके अंदर एक एग रिलीज होता है ना, वन एग रिलीज। वन ऑफ द ओवरीज मतलब एक ओवरी से एक एग रिलीज होता है हर मंथ। ठीक है, दो ओवरीज हो गई। उसके बाद क्या होती है, हमारी फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं, जो कि पाथवे होता है अपने एग्स का। ओव्यूलेशन के टाइम यहीं से ट्रेवल करके एग्स जाते हैं आगे की साइड। ठीक है, ये होगी हमारी फेलोपियन ट्यूब, फर्स्ट। सेकंड, थर्ड क्या होता है फिर हमारी होती है यूट्रस। यूट्रस जिसके अंदर एग इम्प्लांट होता है, जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन जो है हमारी, उसकी प्रोसेस होती है यहाँ पे। ठीक है, ये किस शेप का होता है, पीर शेप का होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आती है हमारी सर्विक्स एंड लास्ट आता है वेजाइना, जिसको बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। तो बेसिकली ये पांच पार्ट्स होते हैं हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि इतना तो आपको पता है कि ये रिवीजन सीरीज चल रही है, तो बेसिक हम आसपास के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं बस। तो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उसमें क्या होता है, कई बार नंबर पूछ लेता है इनके कि कितना पेयर में होते हैं या फिर सिंगल होते हैं। तो देखो ये भी कितने रहेंगे, दो रहेंगे, लेफ्ट साइड एक राइट साइड। एंड दो ओवरीज हैं। ओवरीज हमारी ना हार्मोन्स भी सिक्रेट करती हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक, दो हार्मोन चीज सिक्रेट करेंगे। एंड फेलोपियन ट्यूब्स हो गए, यूट्रस हो गए, सर्विक्स हो गए, वेजाइना हो गई, ये सारे पार्ट होते हैं। चलो अब देखते हैं इसके अंदर व्हाट वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखो फेलोपियन ट्यूब तो होती है, सर्विक्स भी होती है, वेजाइना भी होती है। यूरेथ्रा नहीं होगा, यूरेथ्रा नहीं होगा। यूरेथ्रा क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि उनका जो पेनिस होता है वो क्या होता है, कॉमन पाथवे होता है सीमेन के रिलीज के लिए भी एंड दूसरा यूरिनेशन के लिए भी। उनके अंदर अलग अलग ओपनिंग्स नहीं होती, बट फीमेल्स के अंदर अलग अलग ओपनिंग होती है। ठीक है, तो यूरेथ्रा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट रहेगा, फीमेल का पार्ट नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लिवर। लीवर सबको पता है हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड है ना, लार्जेस्ट ग्लैंड 1.2 टू 1.5 kg का होता है। और लीवर क्या बनाता है, बाइल बनाता है, जो फर्दर किसमें हेल्प करेगा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। अब देखो इसके अंदर कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन होता है क्या, बिल्कुल होता है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। जो हमारा ग्लूकोज होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है एनिमल्स में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। और किस में स्टोर होता है, लीवर में स्टोर होता है। फिर यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ यूरिया भी होता है। क्यों यूरिया बनती है यहाँ पे, क्योंकि हम अमोनिया एक्सक्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि अमोनिया को बहुत ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है और हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, यूरिया में। और ये चलता कहाँ है, ये भी लीवर के अंदर चलता है। ये अब देखो इसको ना आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड जहां भी आ जाए याद करना लार्ज इंटेस्टाइन को, क्योंकि वो एज सच कुछ डाइजेशन नहीं होता उसके अंदर, सिर्फ वाटर और कुछ फूड पार्टिकल्स का एब्जॉर्प्शन करता है। और अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो
टेम्परेली स्टोर होता है और बाद में थ्रू एनएस बाहर जाता है। ठीक है, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। और नॉट फंक्शन ऑफ लिवर ही पूछा था, तो ऑप्शन डी डिस्ट्रक्शन ऑफ डेड एंड बर्न आउट रेड ब्लड सेल्स, ये भी सही हो जाएगा। तो ये तीनों ऑप्शन ठीक है, एंड ये फोर्थ ऑप्शन इसका रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, थर्ड, which endocrine gland requires iodine to synthesize a particular hormone whose deficiency may cause goiter disease? देखो goiter disease is related to thyroid gland, थायराइड ग्लैंड में ही होता है। थायराइड ग्लैंड कहाँ मिलता है? थायराइड ग्लैंड हमारे थ्रोट में होता है ना, ट्रेकिया के ऊपर, ट्रेकिया के ऊपर होता है, ऐसे 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 ट्रेकिया होती है, इसके ऊपर होता है इधर साइड। ठीक है, और बाद में ये दोनों क्या होते हैं, ऐसे पैराथायरॉइड होते हैं, दो लोब्स में, एक लोब में दो पैराथायरॉइड ग्लैंड होंगे, तो टोटल 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड होते हैं हमारे। तो ये थायरॉइड ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है? थायरोक्सिन हार्मोन। और ये थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या चाहिए? हमें आयोडीन चाहिए। और अगर इसकी डिफिशियंसी हो गई तो हमें कौन सी डिजीज हो जाएगी? गोइटर डिजीज हो जाएगी। ठीक, पेनक्रियाज, पेनक्रियाज तो पता ही है, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन बनाता है। हाइपोथैलेमस, ये हमारा मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड है, ये सबसे टॉप। ये जो थाइमस है, ये थाइमोसिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है, एंड ये हेल्प किस में करेगा? इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाने में। ये हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, और ये जो हाइपोथैलेमस है, ये मास्टर ग्लैंड है। तो हमारा मास्टर ग्लैंड कौन सा हो जाएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि इसके कांटेक्ट में होता है। एंटीरियर, पोस्टीरियर और इंटरमीडिएट 3 पार्ट होते हैं पिट्यूटरी के, इसमें से एक इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, और 2 क्या होते हैं, वो कुछ सिक्रीशंस होती है, उसके बाद स्टिमुलेट होता है। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ नर्व्स? देखो नर्व में क्या होता है हमारा? एक्सोन होता है, बिल्कुल होता है। स्वान सेल्स होती हैं। कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। स्मूथ मसल्स नहीं होंगे। स्मूथ मसल्स तो कहाँ मिलते हैं? हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में मिलते हैं। ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में मिलेंगे, तो ये इसका पार्ट नहीं रहेगा। नेक्स्ट देखो, एक बार एक्सोन का स्ट्रक्चर भी देख लिया जाए, इंपॉर्टेंट है। ये हमारी एक्सोन, ये इसके टर्मिनल्स, न्यूक्लियस, डेंड्राइट्स। ठीक है, ये हो गए हमारे डेंड्राइट्स जो ब्रांचेस हैं। ये है हमारा न्यूक्लियस, ये सेल बॉडी, ये एक्सोन, स्वान सेल्स जो क्या बनाती है? माइलिन शीथ, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फास्टर कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस। एंड ये क्या है हमारे? साइनेप्टिक नोब्स, और नर्व एंडिंग भी बोल सकते हो। ये जो नोड्स हैं जहां पे ये माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? नोड्स ऑफ रेवियर। इसके अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स, सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, जिसका क्या नाम दे देते हैं हम? निसल्स ग्रेन्यूल्स। ये पार्ट्स होते हैं हमारी नर्व के, न्यूरॉन के। ये फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है हमारे नर्वस सिस्टम की, क्योंकि बेसिकली जो हमारे इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन है वो इन्हीं के थ्रू होता है। ठीक, एक न्यूरॉन का डेंड्राइट्स रहेंगे, और दूसरी न्यूरॉन जो इसके कांटेक्ट में आएगी ना, वो अपने साइनेप्टिक नोब्स को लेके आएगी यहाँ पे, और वो साइनेप्टिक नोब में कुछ वेसिकल्स होते हैं, वो यहाँ पे कुछ केमिकल रिलीज करेंगे, और उससे क्या होगा? ये डेंड्राइट्स इसके कांटेक्ट में आएंगी, और फिर फर्दर ऐसे ऐसे इनका क्या बनता रहता है? आपस में कांटेक्ट बनता रहता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन। बीच में जो गैप होता है, उस गैप को हम क्या बोल देते हैं? उस गैप को हम साइनेप्स बोलते हैं। तो साइनेप्स में क्या होता है? देखो, एक तो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है और एक पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है ना, दोनों मिलके बनाते हैं, तो यहाँ पे साइनेप्स बन जाता है। दोनों के बीच में एक गैप, जहां पे कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं और इन्फॉर्मेशन का ट्रांसमिशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लब डब साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू एक्शन ऑफ। देखो सब पता है, लब डब किसकी साउंड है? हमारी हार्ट की साउंड है, तो इसमें तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। लार्ज इंटेस्टाइन, लंग्स, ईसोफेगस, इनमें नहीं होता। ईसोफेगस में हमारी पेरिस्टालसिस मूवमेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? फूड नीचे की तरफ जाता है स्टमक में। ठीक है, परस्पिरेशन कूल्स द बॉडी बिकॉज
फर्स्ट ऑप्शन, प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन द स्किन इज कूलिंग, इवेपोरेशन रिक्वायर्स लेटेंट हीट, water has high specific heat, water is a poor conductor of heat. सबसे पहले तो इवापोरेशन क्या होता है ये देख लेते हैं। इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन जो होता है ये कूलिंग कॉज करता है। जैसे हम स्वेट करते हैं तो वो भी इवेपोरेशन की प्रोसेस से ही होता है ना, जिससे कूलिंग हो जाती है, आपकी बॉडी कूल रहती है उसके बाद। सॉरी। ठीक है, तो जो हमारा ये पर्सपिरेशन होता है ये बॉडी को कैसे कूल करता है, क्योंकि इवेपोरेशन जो होता है ना इसको हमारा लेटेंट हीट चाहिए। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन स्किन इज कूलिंग, नहीं ऐसा थोड़ी होता है। वाटर एज अ हाई स्पेसिफिक हीट, बट इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ये भी नहीं है। ठीक है, तो जो हमारा स्वेट होता है ना वो इवेपोरेट होता है स्किन से, है ना, और वो एब्जॉर्ब करता है हीट फ्रॉम द बॉडी, जो कि हमारी बॉडी का क्या करती है, टेम्परेचर कम कर देती है, जिसकी वजह से कूलिंग होती है ना। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। मसल फटीग इज ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ, देखो बिल्कुल बिल्कुल आसान क्वेश्चन, लैक्टिक एसिड। क्यों? क्योंकि देखो जब आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हो, रनिंग करते हो, तो उस टाइम पे हमारे बॉडी को ना बहुत एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन जब वो इनएडिक्वेट मिलती है तो हमारे जो ग्लूकोज वगैरह है उनका क्या होता है, ग्लूकोज का क्या होता है, वहां पे इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा तो वहां पे क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, जिससे आपको क्रेपिटिस की साउंड आएगी। कट कट बोलते हैं ना हमारे जॉइंट्स, वो क्रेपिटिस की साउंड आती है। वो क्यों आती है? क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड का अक्यूमुलेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ब्लड प्लेटलेट्स आर रिक्वायर्ड फॉर, देखो ये तो बच्चे बच्चे को पता है ना, ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखो अगर सेल पूछ ली तो कौन रिस्पॉन्सिबल है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, हमारा प्लेटलेट्स। बट अगर आपसे प्रोटीन पूछ ली जाए तो फिब्रिनोजन, एलिमेंट पूछ लिया जाए तो कैल्शियम, है ना, एंड अगर आपसे सेल्स में पूछ लिया जाए तो प्लेटलेट्स हो गई हमारी। नेक्स्ट, इन इजिप्ट एंशिएंट ममीज कैन बी फाउंड टू हैव देयर आर्टरीज इंटैक्ट ड्यू टू वेल प्रिजर्व्ड, क्या इंटैक्ट रहता है उनके अंदर, जिसकी वजह से जो ममीज होती हैं उनकी आर्टरीज प्रिजर्व रहती हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या होते हैं, आर्टरी जो होती हैं उनके अंदर क्या, उनके क्या प्रिजर्व रहते हैं, इलास्टिक फाइबर्स प्रिजर्व रहते हैं। नेक्स्ट, मैच करना है तो देखो प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन क्या होता है। देखो प्रोटीन्स हैं वो सबसे छोटी यूनिट में टूटेंगे, तो अमाइनो एसिड में टूटेंगे, तो ए का 4, तो ये ऑप्शन तो हम काट देंगे ऐसे ही। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे मोनोसेक्राइड्स में चले जाएंगे, क्योंकि पॉलीसेक्राइड्स होते हैं जो कि किस में कन्वर्ट होंगे, मोनोसेक्राइड्स में, छोटी यूनिट्स में। तो बी का 3 होना चाहिए, बी का 3 इसके अंदर है, तो हो गया हमारा बी का 3 इसके अंदर है। ये तो हमारा था ही नहीं ऑप्शन, तो ऑप्शन ए की बचता है डी। एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, बट आपको पता भी होना चाहिए कि प्रोटीन्स की फाइनल यूनिट ऑफ डाइजेशन क्या होती है, अमाइनो एसिड। कार्ब्स की क्या होती है, मोनोसेक्राइड्स होती है। न्यूक्लिक एसिड्स की क्या होती है, नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोज शुगर्स। एंड लिपिड्स की क्या होती है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। टू प्रिवेंट हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड ऑफ ए नॉर्मल हेल्दी पर्सन शुड हैव, पिछले सेल वाले चैप्टर में हमने करा था, कौन सा अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, कौन सा खराब कोलेस्ट्रॉल होता है ना। तो उसके अंदर हमें क्या, लो कोलेस्ट्रॉल लेवल होना चाहिए। ये तो सही बात है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होना चाहिए, एंड हाई एचडीएल लेवल होना चाहिए। कि हेल्दी में क्या मिलेगा, हाई एचडीएल, क्योंकि एचडीएल क्या था वहां पे, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जो कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। एंड ये दोनों क्या होते हैं, खराब होते हैं। तो ऑप्शन 1 and 2 विल बी द राइट आंसर। Kidney secretes an enzyme which changes plasma protein angiotensinogen into angiotensin. The enzyme is, देखो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा रेनिन। ये रास सिस्टम होता है ना, उसका पार्ट है ये एंजाइम। तो ये क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट करता है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और सिस्टम कनेक्ट करता है ये हमारी हार्ट एंड किडनी को, हार्ट प्लस किडनी कनेक्ट करता है उनको। अब एक बात और पता होनी चाहिए कि एक दूसरा रेनिन भी होता है जो कि हमें डाइजेशन में मिलता है, डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में जो हम पढ़ते हैं। ये किस में मिलता है, इन्फेंट्स में मिलता है।
क्या करता है? मिल्क की कर्डलिंग करता है, चीज बनाता है। मिल्क कर्डलिंग चीज फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। रेड ब्लड सेल्स हैव, अब ये बेसिकली किसकी पूछ रहा है? रेड ब्लड सेल्स बेसिकली ह्यूमंस की पूछ रहा है, मैमल्स की पूछ रहा है। तो उसी सीक्वेंस, उसी हिसाब से हमें जवाब देना है। अगर वो उसने मेंशन किया होता कि किसी और की पूछ रहा है तो उसके हिसाब से वो मेंशन कर देता। तो सबसे पहली बात, हमारी जो आरबीसीज होती है मैमल्स की, उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, तो ऑप्शन ढूंढना है वही वाला हमें। तो ये दोनों तो काट दो, इसके अंदर तो न्यूक्लियस दे रखा है एंड इसके अंदर तो है ही नहीं न्यूक्लियस का पार्ट, तो नो न्यूक्लियस, नो माइटोकॉन्ड्रिया एंड नो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए। बट मैमल्स में लामा और केमिकल दो ऐसे हैं, लामा और केमिकल बोल रही हूँ, लामा एंड कैमल, जिनके अंदर क्या होता है? हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, color vision in human eyes is the function of photoreceptor cells named। कलर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं? कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ऑप्शन बी। कौन तो डिटेक्ट करते हैं डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, है ना, फिर हम कलर्स को परसीव कर पाते हैं। रोड्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? रोड्स लो विजन के लिए, लो लाइट विजन के लिए। ब्लाइंड स्पॉट जो होता है उसके अंदर फोटोरिसेप्टर सेल्स होती ही नहीं है, ब्लाइंड स्पॉट है ये, तो फोटोरिसेप्टर सेल्स होंगे ही नहीं। एंड जो फोबिया है, फोबिया ऐसा रीजन होता है जिसके अंदर ओनली कॉन्स आर प्रेजेंट, रोड्स नहीं होंगे, ओनली कॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम, mostly enzymes are proteins, all fats are energy rich compounds, glucose is a common carbohydrate, तो ये तो सही है। all fats ये भी एनर्जी रिच होते हैं, ये भी ठीक है हमारा। मोस्टली एंजाइम्स और प्रोटीन्स होते हैं, बट सारे प्रोटीन्स एंजाइम्स होते हैं, ये ठीक बात नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। मोस्टली एंजाइम्स आर प्रोटीन्स होते हैं, बट सारे प्रोटीन्स एंजाइम्स ही बने ये जरूरी थोड़ी ना है। प्रोटीन्स का तो और भी काम है ना, प्रोटीन्स तो कुछ और चीजें भी बना सकते हैं, एंजाइम्स कोई थोड़ी बनाएंगे। बट मोस्टली जितने एंजाइम्स होते हैं ना, वो एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं, ये बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टंग बाय हेयर्स ऑफ नेटल लीव्स कॉजिंग बर्निंग पेन, दिस इज ड्यू टू द इंजेक्शन ऑफ। नेटल लीव्स में कौन सा एसिड मिलता है जिसकी वजह से ये पेन होता है? तो बेसिकली इसके अंदर फॉर्मिक एसिड मिलता है, जिसको हम मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। मिथेनोइक एसिड या फिर ऑप्शन में फॉर्मिक एसिड भी रह सकता है। Melanin is the natural pigment that gives color to human skin, hair and the iris. It provides protection against। अब सीधी सी बात है, मेलेनिन जो होता है ना, वो हमारा स्किन का कलर डिसाइड करता है। जैसे जो लोग थोड़े डार्क कलर के होते हैं, डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है, उनमें मेलेनिन की फॉर्मेशन ज्यादा होती है, एंड जो बेसिकली जिनका फेयर कलर होता है उनमें मेलेनिन कम बनता है। तो ये पिगमेंट किससे बचाता है आप बताओ खुद? स्किन वाला जो लेयर है वो किससे बचा सकता है? वो बचाएगा हमें अल्ट्रावायलेट यूवी रेडिएशन से, जो हार्मफुल रेडिएशन है सन की। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। Next question. Which one of the following statements is not correct? Human eye is a refracting system containing a diverging lens. नहीं, गलत तो यहीं पे हो गया। देखो ह्यूमन आई के अंदर तो कन्वर्जिंग लेंस होता है, मतलब कौन सा लेंस होता है? कन्वेक्स लेंस होता है, आपने ये स्ट्रक्चर देखा भी होगा। डाइवर्जिंग तो हमारा कनकेव होता है, ये नहीं होता आई के अंदर, ठीक है। तो पहला ऑप्शन ही हमारा गलत हो गया। और ह्यूमन आई इज अ रिफ्लेक्टिंग सिस्टम कंटेनिंग अ डाइवर्जिंग नहीं, कन्वर्जिंग लेंस आएगा। और ऑप्शंस भी देख लेते हैं। रेटिना ऑफ ह्यूमन आई कंटेन्स मिलियंस ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स, ये अभी बताया मैंने कलर के परसेप्शन के लिए। रोड्स एंड कॉन्स विच कन्वर्ट द लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल मैसेजेस, सही है बिल्कुल। एवरी इमेज दैट इज फोकस्ड ऑन द रेटिना इज अपसाइड डाउन। इन्वर्टेड क्यों बोला? क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड ही बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। We need both eyes to judge the relative position, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। तो गलत क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए। The accidental touch of nettle leaves creates a burning sensation which is due to, ये देखो दोबारा पूछ लिया, इतना फेवरेट हो गया एग्जामिनर का ये क्वेश्चन, ये दोबारा पूछ लिया। तो क्या बताया था? मिथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। Which one of the following parts of body does not take part in the process of breathing, ठीक है। ब्रीदिंग में कौन नहीं करता? देखो ब्रोंकाई करते हैं, डायफ्राम भी हमारा मसल है ना, जो जब हम इनहेल करते हैं एयर को तो ये किस शेप का होता है?
ये डॉम शेप का, सॉरी, कॉन्ट्रैक्टेड रहता है, और जब हम रिलैक्स करते हैं तो ये क्या रहता है, उसके बाद ये डॉम शेप का हो जाता है, ठीक, क्योंकि जब हम इनहेल करेंगे तो आर्च शेप हो जाती है, बिल्कुल आर्च बढ़ जाती है। एंड बोमेन्स कैप्सूल, ये तो हमारी नेफ्रॉन का पार्ट है, और नेफ्रॉन किसका पार्ट है, किडनी का, तो ये तो एक्सक्रीशन कराएगा, तो रेस्पिरेशन तो करा नहीं सकता, ब्रीदिंग तो करा नहीं सकता, सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ट्रेकिया को हम विंड पाइप भी बोलते हैं। Which one of the following elements is needed in the human body to transfer electrical signals by nerve cells? देखो उसके अंदर सोडियम और पोटेशियम दोनों हेल्प करते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम, दो ऑप्शन में जो सा भी हो तो आप दोनों को देख लेना। वैसे तो एक ही ऑप्शन में मिलेगा, सोडियम या पोटेशियम दोनों ही क्या करते हैं, आपके जो इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन होता है, सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है, उसमें हेल्प करते हैं। तो लिथियम, रुबिडियम, सीजियम तो हो नहीं सकता, तो सोडियम विल बी द राइट आंसर। If by an unknown accident the acid secreting cells of the stomach wall of an individual are damaged, digestion of which one of the following biomolecules will be affected to a greater extent? भाई प्रोटीन्स का होगा ना, सिंपल सी बात है, प्रोटीन्स का होगा। क्यों? क्योंकि जो ये HCl है ये किसको एक्टिवेट करता है, ये हमारा पेप्सिनोजन जो है ना इनएक्टिव फॉर्म में, उसको पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, और ये पेप्सिन किस में हेल्प करता है, प्रोटीन ब्रेकडाउन में, तो प्रोटीन्स का डाइजेशन नहीं होगा, सिंपल। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटरबोर्न डिजीज? वाटरबोर्न डिजीज इनमें से कौन कौन सी है? देखो जॉन्डिस जो है ना, जॉन्डिस जो है ये होती, मतलब वायरस कर सकता है इसको, पर बाकी क्या होती है, ये वाटरबोर्न भी होती है। क्यों? क्योंकि कंटेमिनेटेड वाटर है वो, अगर वायरस कैरी कर रहा है ना, कंटेमिनेटेड वाटर जो है अगर वो वायरस कैरी कर रहा है तो ये क्या हो सकती है, येलोइंग हो जाएगी स्किन की, आईज की, ड्यू टू लिवर डिसफंक्शन, तो ये हो सकता है कि उसके अंदर हेपेटाइटिस का वायरस हो। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ये वाटरबोर्न है, रेबीज तो नॉर्मल वायरस से और उसके रैबिट डॉग जो होते हैं उनके लार्वा से होगी। एंड ट्यूबरक्लोसिस जो होती है, ट्यूबरक्लोसिस किस किस से, बैक्टीरियल है, ये बैक्टीरियल है, और ये हमारी जॉइंट की इन्फ्लेमेशन है, जो एज रिलेटेड भी हो सकती है और वैसे भी हो सकती है, जॉइंट इन्फ्लेमेशन है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा फिर उसका अप्रोप्रिएट, जॉन्डिस ही बचा है, वो वायरस से, बट हो सकता है ना कि वो वाटर जो कंटेमिनेटेड वाटर है वो कंटेन कर रहा हो उस वायरस को। द एसिडिक सेमी डाइजेस्टेड फूड कमिंग आउट ऑफ द स्टमक इज न्यूट्रलाइज्ड बाय, जो एसिडिक सेमी डाइजेस्टेड फूड हमारा स्टमक से निकला वो न्यूट्रलाइज कौन करेगा? तो पेनक्रिएटिक जूस करेगा, है ना। ये पेनक्रिया जब वो इंटेस्टाइन में जा रहा होता है ये सेमी डाइजेस्टेड फूड, तो उस दौरान क्या होता है, जो पेनक्रिएटिक जूस होता है वो क्या करता है, उसके अंदर वो एल्कलाइन इन नेचर होता है, और इसके अंदर कुछ एंजाइम्स भी होते हैं जो फर्दर हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो पेनक्रिएटिक जूस विल बी द राइट आंसर। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इज रिसीव्ड बाय द, सिंपल सी बात है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, देखो इसका ना एक सिंपल फंडा समझ लो कि हार्ट का जो राइट पोर्शन है ना वो क्या होता है, मोस्टली कैसा ब्लड होता है, उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, एंड जो लेफ्ट पोर्शन होगा ना उसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो इसमें से राइट वाले तो ऑप्शन ही काट दो, क्योंकि इसने ऑक्सीजनेटेड पूछा और लंग से पूछा, तो जो लंग्स है उनसे ऑक्सीजनेटेड मतलब अच्छा ब्लड कौन लेके आता है, मतलब किसके अंदर आएगा, तो ऊपर लेफ्ट ओरिकल ही होता है सबसे पहले, तो इसी में एंट्री मारेगा, है ना। और लेके कौन आता है भाई, पल्मोनरी वेन्स, ये एक्सेप्शन है ना। नॉर्मली हमारी जो वेन्स होती हैं वो क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, बट पल्मोनरी वेन क्या है, हमारा एक्सेप्शन है। वैसे ही सेम गोज फॉर आर्टरीज, आर्टरी जो होती है वो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बट पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द करेक्ट सर्किट ऑफ अ रिफ्लेक्स आर्क? तो जो रिफ्लेक्स आर्क होती है उसके अंदर क्या क्या होता है, देखो उसके अंदर एक तो रिसेप्टर होता है जो कि स्टिमुलस को डिटेक्ट करेगा, जो कि फिर सिग्नल्स को भेजता है वाया सेंसरी न्यूरॉन्स टू द स्पाइनल कॉर्ड, फिर जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो प्रोसेस करता है हमारे सिग्नल्स को और एक रिस्पॉन्स भेजता है थ्रू मोटर न्यूरॉन टू द इफेक्टर ऑर्गन, जो कि हमारा रिस्पॉन्स को कंप्लीट कर देता है।
तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले तो रिसेप्टर आएगा ना, वही रिसेप्टर ही तो डिटेक्ट करेगा स्टिमुलस को। जैसे मान लो कोई भी हॉट वाटर बॉल है, उसको गलती से आपने टच कर दिया, तो टच करोगे रिसेप्टर, मतलब वहां पे कुछ टच के लिए रिसेप्टर्स होंगे, कुछ टेम्परेचर के लिए रिसेप्टर्स होंगे, उसी से तो आपको सिग्नल मिलेगा ना। तो सेंसरी और इफेक्टर न्यूरॉन का पहले रोल नहीं आएगा, पहले किसका रोल आएगा, हमारा रिसेप्टर का आएगा। तो रिसेप्टर होगा पहले, फिर सेंसरी न्यूरॉन होगी, फिर स्पाइनल कॉर्ड, फिर मोटर न्यूरॉन, फिर इफेक्टर। ये मैंने बताया। ब्रेन का रिफ्लेक्स आर्क में कोई पोर्शन नहीं होता, ध्यान रखना हमेशा। रिफ्लेक्स आर्क में रोल होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड का, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी, रिसेप्टर, फिर सेंसरी न्यूरॉन, फिर स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा मैसेज, एंड फिर मोटर न्यूरॉन जो कि मसल्स को सिग्नल देंगी, सप्लाई करेंगी, और वो फिर आपका रिस्पॉन्स क्या आएगा, इफेक्टर जो मसल होता है, जो आपके आर्म के मसल है, वो क्या करेंगे, आपको पीछे हटने के लिए सिग्नल देंगे, फिर आप अपना हाथ एकदम झटके से हटा लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज करेक्ट। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ कॉर्निया। नहीं, आई का थोड़ी होता है। ईसीजी इज रिलेटेड टू हार्ट। कार्डियो, कार्डियो मतलब हार्ट ही तो होता है। किडनी से रिलेटेड भी नहीं होगा, ब्रेन से भी नहीं होगा, एक्टिविटी ऑफ हार्ट। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। ब्रेन से रिलेटेड होता है इनसेफेलोग्राम। इनसेफेलोग्राम वो ब्रेन की एक्टिविटी को डिटेक्ट करता है। थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूसेस अ हार्मोन कॉल्ड थायरोक्सिन व्हिच क्या कंट्रोल करता है, वो हमारी मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म, अगर आपको मान लो थायराइड की डिफिशियंसी है, आप हाइपोथायरॉयडिज्म में चले जाओगे। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या हो जाएगा, आपका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो कम हो जाएगी, जिससे क्या होता है, फिर मोटापा आता है, ओबेसिटी आती है, ठीक है। और अगर आपकी यही बीएमआर बढ़ाएगा कौन, जब ये थायराइड ज्यादा हो जाएगा, मतलब हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन हो जाएगी, उसमें बिल्कुल थिन हो जाएगा इंसान, क्योंकि मेटाबॉलिज्म बहुत तेज हो जाता है उसके अंदर। ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने वाले तो दो होते हैं हमारे, कौन कौन से, एक होता है इंसुलिन एंड एक होता है ग्लूकागोन। प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाले प्रोजेस्टेरोन वगैरह जो हार्मोन होते हैं वो करते हैं। Which one of the following is not a component of human male reproductive system? देखो अब की बार मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूछ लिया कि कौन कौन सा नहीं होता। तो मैंने बताया था पीछे, यूरेथ्रा होता है, सेमिनल वेसिकल होता है जो आपका सेमिनल फ्लूइड बनाता है, सीमेन बनाता है, ठीक है। एंड वास डिफरेंस क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगे फिर ये मेच्योर स्पर्म्स के, ठीक है। और ये सर्विक्स, सर्विक्स क्या होता है, सर्विक्स तो हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट था, है ना। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोनों का पूछ लिया, मैंने पीछे बता दिया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स। फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स की बात कर रहा है, तो फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कौन शो करेगा, जो हमारा ईस्ट्रोजन होता है ना, वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ईस्ट्रोजन विल बी द राइट आंसर। ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन, ठीक है, ये तो उसके लिए लैक्टेशन में हेल्प करते हैं, प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन दोनों। एंड प्रोजेस्टेरोन मैंने बताया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। जो हमारी ओसीपी होती है, बर्थ कंट्रोल ऑप्शन, वो क्या करती हैं, वो कैसे काम करती हैं। दे किल द एग, नहीं एग को थोड़ी मार देंगे, एग को थोड़ी मारेंगे। दे किल द जाइगोट, जाइगोट तो जब आपका मतलब वो तो फिर कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब ही क्या बना, अगर जाइगोट बना ही हुआ है तो उसमें आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल थोड़ी लोगे, वो तो प्रिवेंशन के लिए है। बट जाइगोट एक बार बन गया, फ्यूजन हो चुका, तो उसके बाद थोड़ी ना काम करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, तो ये भी गलत हो गया, है ना। दे किल द स्पर्म, स्पर्म को भी नहीं मारते, ओव्यूलेशन को ही इनिबिट कर देते हैं। दे इनिबिट द रिलीज ऑफ एग, मतलब एग को ही रिलीज नहीं होने देते, तो एग को रिलीज नहीं होने देते, उस तरीके से काम करते हैं हमारे ओसीपीज। इसके अलावा ये और क्या कर देते हैं, इम्प्लांटेशन नहीं होने देते, मतलब अगर जाइगोट बन गया तो उसको इम्प्लांट नहीं होने देंगे, ठीक है। और सर्वाइकल म्यूकस को क्या कर देते हैं, गाढ़ा बना देते हैं, थिक बना देते हैं, ताकि जो स्पर्म है वो वहां पे फ्लोट ना कर पाए, मतलब कि फ्लोट बोल रही हूँ, गलत वर्ड हो जाएगा फ्लोट, तो वो स्विम नहीं कर पाएगा, स्विम करके वो एग तक पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो थिक रह जाएगा, तो वो नीचे की साइड ही रह जाएगी फिर स्पर्म्स, ठीक है। दे इनहिबिट द रिलीज ऑफ एग विल बी द राइट आंसर। द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बाय नर्व सेल्स इन ह्यूमन बॉडी इज इनेबल्ड बाय,
अभी थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन आया था, आप घूम फिर के थोड़ा अलग पूछ लिया। वही मैंने बताया था, सोडियम पोटेशियम दोनों रहेंगे तो आप दोनों के साथ जाओगे, क्योंकि Na+K+ क्या होता है, पंप होता है, जिससे कि क्या होता है, जब हमारा रेस्ट में होती है मेम्ब्रेन, तो क्या करती है, रेस्ट में मेम्ब्रेन जब होती है तो वो सोडियम के लिए क्या रहती है, इम्परमिएबल रहती है, और K+ के लिए क्या रहती है, परमिएबल रहती है। तो इसमें क्या होता है, फिर बाहर हमारा Na+ मिलेगा आपको और अंदर K+ मिलता है, तो मतलब इनका इनफ्लक्स एंड इफ्लक्स होता रहता है आपस में। कभी एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट होगा तब रिवर्स हो जाता है, ठीक है, और रेस्टिंग में ये अलग रहता है, बट ये दोनों ही हेल्प करते हैं आपके कंडक्शन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इंक्रीजेस द हार्टबीट इन मैमल्स? मैमल्स में हार्टबीट कौन बढ़ा देता है? इंसुलिन तो हार्टबीट बढ़ाएगा नहीं, ना थायरोक्सिन बढ़ाएगा, ना मेलेटोनिन। ये तो सुना होगा तुमने कि एड्रेनलिन रस हो रहा है ना, तो उसी के अंदर बढ़ता है ये, एक्साइटमेंट में, फियर में, फ्लाइट में, तब ये होता है। और ये रिलीज कहाँ से होता है? हमारे एड्रिनल ग्लैंड से। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये किडनी के ऊपर रहते हैं दोनों, ठीक है। एंड मेलेटोनिन कौन बनाता है? हमारा पीनियल ग्लैंड बनाता है। पीनियल ग्लैंड जो पी साइज का होता है, इतना छोटा सा होता है, ब्रेन के अंदर होता है ये पीनियल ग्लैंड, जो कि हमारी स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है। स्लीप साइकिल रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डाइजेशन ऑफ फैट इन ह्यूमन इंटेस्टाइन इज परफॉर्म्ड बाय, देखो ट्रिप्सिन वगैरह तो है ना, ट्रिप्सिन हो गया हमारा, ये तो किसमें, प्रोटीन की उसमें हेल्प करेगा डाइजेशन में, तो ये तो हो नहीं सकता। अमाइलेज तो कार्ब्स के करेगा, ठीक है, पेप्सिन फिर नहीं हो सकता, तो बाइल एंड लाइपेज, ये दोनों, ये जो बाइल है ना, ये इस लाइपेज हार्मोन को एक्टिवेट करता है, जो कि फर्दर हमारे फैट्स की इमल्सिफिकेशन में, फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। लिम्फ इज अ टिश्यू फ्लूइड प्रेजेंट इन इंटरसेलुलर स्पेसिस, इट रिजेंबल्स टू, लिम्फ किसको रिजेंबल करता है? लिम्फ हमारा प्लाज्मा को रिजेंबल करता है, क्योंकि कलरलेस होता है, वोटरी होता है बट कलरलेस होता है एट द सेम टाइम। The protein digesting enzyme secreted by the stomach wall in case of mammals is called काइटिनेज, पेप्सिन, अमाइलेज, ट्रिप्सिन। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, अमाइलेज तो हो नहीं सकता, काइटिनेज भी नहीं हो सकता, ये तो काइटिन को करेगा, है ना। तो बचा क्या? पेप्सिन, पेप्सिन करेगा। स्टमक में तो पेप्सिन ही होता है, पेप्सिनोजन जो पेप्सिन में कन्वर्ट होता है वो फर्दर हमारे प्रोटीन्स के डाइजेशन में हेल्प करता है। ट्रिप्सिन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में रहेगा फिर, क्योंकि पेनक्रेटिक जूस में प्रेजेंट होता है और वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही जाता है। Part of human ear that converts the pressure variations associated with audible sound waves to electrical signals is, ये कई बार पूछ लेता है, कई बार नहीं पूछता। ईयर से तो एक ही बार क्वेश्चन आया हुआ है, पीवाईक्यू में भी देख चुके होंगे आप, आपने भी देखा होगा, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट एक आध बार क्वेश्चन तो पूछ ही लेता है। तो ईयर पार्ट जो कि कन्वर्ट करता है प्रेशर वेरिएशंस को एयर में इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज बेसिकली कोक्लिया। कोक्लिया ही रिस्पॉन्सिबल होता है आपका, ऐसे कोइल्ड होता है ये कोक्लिया ना, ऐसे कोइल्ड होता है, और ये हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कोक्लिया। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। An important cause of tooth decay by the bacterium Streptococcus mutans is because of their ability to attach to teeth surface by producing slime layer from, देखो ये जो स्ट्रेप्टोकोकाई म्यूटेंट्स बताया और जो लैक्टोबैसिलाई होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोड्यूसर्स होते हैं, तो ये एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, जो कि हमें कैविटीज का डर रहता है, फिर दांतों में कैविटीज हो जाती है। ये एक बैक्टीरिया जो है ना, नॉर्मली क्या रहता है, ये आपके माउथ में फॉर्मेशन होती है, एंड ये आपके टीथ के भी ऊपर मतलब आ सकता है, तो ये बैक्टीरिया हार्मफुल हो सकता है, मेन कंट्रीब्यूटर होता है ये हमारे टूथ डीके का। तो ये क्या बनाता है बेसिकली, तो शुगर से लगता है ना, शुगर चाहिए इसको इन्वायरमेंट, तभी आप बोलते हो ना कि शुगर मत खाया करो, शुगर खाए तो ब्रश करो, चॉकलेट खाइए तो ब्रश करो, नहीं तो कैविटीज होने का डर रहता है। इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रोल ऑफ द पेनक्रियाज? पेनक्रियाज बताया था पीछे कि सिक्रीशन करता है हमारे किसका, लाइपेज, अमाइलेज एंड प्रोटीज इसके अंदर होते हैं पेनक्रेटिक जूस के अंदर, जो कि फर्दर लिपिड के और कार्ब्स के एंड प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि बाइल में इसका कोई रोल नहीं होता, इसमें लिवर का रोल होता है, और ये जो लिपिड ड्रॉपलेट्स है इसमें भी किसका रोल होता है, हमारे बाइल का ही रोल था इसको लिपिड को भी इमल्सिफिकेशन करने में, तो इसमें भी इसका कोई एज सच रोल होता नहीं है। न्यूट्रलाइजिंग स्टमक एसिड, स्टमक में तो जाएगा ही नहीं, पेनक्रेटिक जूस कहाँ जाता है, इंटेस्टाइन में जाएगा, जो कि न्यूट्रलाइज करेगा, है ना, स्टमक से जो एसिड्स आए थे उनको बाद में उसमें जाके न्यूट्रलाइज करेगा, है ना।
तो पेनक्रियाज का जो रोल है वो कितना रहता है, वो यही रहता है कि ये सिक्रीट करता है हमारे अमाइलेज को, लाइपेज को एंड प्रोटीएज को। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। तो ये थे हमारे फिजियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस, ज्यादा थे, ठीक है। और इतने टाइम में इनको एक्सप्लेन करना बिल्कुल डेप्थ में जाके वो तो फिर टाइम लेता है और उसमें बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है। तो मैं तो यही मान के चलती हूँ कि आप लोग सिर्फ रिवीजन पीरियड पे चल रहे हो अभी, क्योंकि पेपर है 15 दिन में। तो इसलिए आपको फास्ट फास्ट रिवीजन चाहिए कि आपको एक बार पीवाईक्यूज का आइडिया हो जाए, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का आइडिया लग जाए कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपने करने ही करने हैं, जहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।